अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, ना सिर्फ अपना बल्कि उनका भी जो आपसे वाबस्ता है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए, वाक़यात ऐसे हो गए हैं कि सुनकर इंसानियत शर्मा जाए। दूसरी जानिब महंगाई है जिसका जिन काबू में आके नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों के कारनामों का भी हम शो में जिक्र करेंगे। और फिल्म नगरी में क्या चल रहा है, आज मचेगी बहुत धूम सेट्स पे। और खेलों की दुनिया के साथ साथ लियारी के एक ऐसे ख़ानदान से भी आपको मिलवाएंगे जिसे देख के आपको थोड़ा फ़ख्र होगा और ज़्यादा अफसोस होगा। ये क्यों, इस सब करेंगे हम शो में इसका तस्करा। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा होशरुबा महंगाई का। बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम हुकूमती और इंतज़ामी इदारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लगता है कि महंगाई माफिया के सामने सबके सब बेबस नज़र आ रहे हैं। यानी कि तेल देखो, तेल की धार देखो। मुल्क में घी और तेल की कीमतों ने आग लगा दी है। नवंबर में महंगाई की शरवरा फरवरी की बुलंद तरीन सतह यानी 11.5% तक जा पहुंची है। हुकूमत का तखमीना था कि शहरी इलाकों में महंगाई 9.5% रहेगी, मगर हुआ क्या, शहरी इलाकों में महंगाई 12% तक पहुंच गई, जबकि देही इलाकों में 10.9% रिकॉर्ड की गई। अब इदारा शुमारियात की बात करें तो गुज़िश्ता माह यानी नवंबर 2021 में घी 11%, जबकि कुकिंग ऑयल जो है वो भी 20% महंगा हुआ। सब्जियों की कीमतें 10.5% बढ़ी। टमाटर तो 132% महंगा हो चुका है। दाल मसूर हो, दाल चना हो, चावल हो, चीनी हो, सबके नरखों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पेट्रोल और डीजल 8.40%, बिजली 8.32% महंगी हुई है। सालाना कीमतों का मवाजना करें तो घी एक साल में 58%, कुकिंग ऑयल 53% और सरसों का तेल 57% महंगा हुआ है। दाल मसूर 22%, फलों के 21.67%, गोश्त 20% और आटे के नर्ख 19% बढ़े हैं। बिजली के इतने झटके मिले हैं कि एक साल में 48% महंगी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत ने जल्दी पर तेल का काम किया है और 41% वो भी महंगी हुई है। नतीजा ये है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25.68% तक इजाफा देखा गया है। और ट्रांसपोर्ट अंदर से देख लें अगर कराची की, तो आपको पता जाएगा कि आप किन चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे घरों में किस तरीके से ख़ातीन जो हैं वो बजट बनाती हैं, किस तरीके से मामलात को आगे लेके चल रही हैं। हमारे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं, मिस शाज़िया असलम। हम उनसे भी बात करते हैं और इसके अलावा दीगर भी हम इस हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं मैम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले सबसे अहम सवाल यही है, आमदनी कितनी हो जाती है और ख़र्चा कितना होता है महीने का? आमदनी तो ज़ाहिरी बात है कि आमदनी की तो बात ही ना करें। जो ख़र्चा है सिर्फ वही हमें होता है याद कि इतना ख़र्चा हो जाना है। आमदनी तो आटे में नमक के बराबर है। पेज उतनी है। हमारे बिज़नेस जो हैं वो कोविड के बाद वैसे ही फ्लॉप हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है कि कितनी मुश्किल से सर्वाइवल होती है। जो पे ले रहे हैं उनकी पे रोक दी गई थी कोविड डेज़ में। उसके बाद एक जो कोविड में पहिया जाम लाइफ हो गई थी, उसके बाद अब महंगाई ने पहिया जाम कर दिया। अब क्या आपको बताएं कि घर में जो खाना बच्चों को हम देते थे वो बद जायका हो गया है, क्योंकि हम उसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डाल पा रहे हैं। क्योंकि अगर घी लेने जाओ तो 450, अगर आप ये देखें कि सब्ज़ी लेने जाओ, पहले तो गोश्त भी पक जाता था, अब तो सब्ज़ी लेने जाओ तो उसके लिए भी हमें होता है कि सबसे सस्ती सब्ज़ी दे दें, वो भी 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। आप मटर देख लें, करेले देख लें, ये चीज़ें कौन सा सीजनल चीज़ देख लें, आउट ऑफ सीज़न देख लें, कोई भी चीज़ जो है वो आप घर में उसको पहले जैसा आप बच्चों को नहीं न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं, जिससे हमारी सेहत बच्चों की भी ख़राब हो रही है। स्कूल गोइंग बच्चे वीक हो रहे हैं। हमारे घर के मरीज़ हैं वो मरीज़ होते जा रहे हैं मज़ीद, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी नहीं हो रही। अच्छा मैम, ये बताइए, हर चीज़ ही ऑब्वियसली जैसे हमने भी जिक्र किया और आपने भी, सारी चीज़ें महंगी हो रही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो किस चीज़ के महंगा होने ने आपको मुतासिर किया? सबसे ज़्यादा हमारी ये खाने पीने की चीज़ों ने किया है। और दूसरा ये कि जो मिलना मिलाना है वो एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने से भी अवॉइड करते हैं। हमारी सोशल ट्रेडिशन सारी बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है कि हम एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने से भी, चाहे वो पर्सनल कन्वेंस है, चाहे वो वैन्स हैं, रिक्शे हैं, ज़ाहिरी बात है जब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो कोई बंदा भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा, जिससे सारा कुछ इफ़ेक्ट हो गया। अब ये चीज़ें हैं कि ट्रांसपोर्ट जो पेट्रोल
का सबसे बड़ा मुझे लग रहा है। पेट्रोल की वजह से ही सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्योंकि मंडी में जब वो ट्रांसपोर्ट से और इलाकों से सब्ज़ी या फल वगैरह आ रहा है, वो कहते हैं कि हमें किराया पड़ता है ज़्यादा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, लिहाजा हमने कीमतें हाई कर दी हैं। तो ये पेट्रोल की कीमत जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई हुई है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जब कीमतें कंट्रोल में थीं तो उस वक्त घर का माहौल कैसा होता था, क्योंकि ये बड़ा अफेक्ट होता है। अब कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो जाहिर सी बात है आपको एडजस्टमेंट करती होगी, जो शौहर हैं वो भी कितना लेकर आए। तो इसमें ये बताइए कि क्या घर का जो माहौल है वो उसी तरह नॉर्मल रहता है या फिर लड़ाई झगड़े और इस तरह की चिक चिक शुरू हो जाती है? घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक जो काम और कूल तरीके से बजट चल रहा होता है, वो जब आदमी को पे नहीं मिल रही, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, घर में बच्चे हैं, माँ ने तो बच्चों को खाना देना ही देना है, वो अपने हस्बैंड से जब तकाजा करती है, या आप ये देख लें कि बच्चे अपने वालिदैन से जो एक बेसिक चीज़ें उनके खाने पीने की, उनके खेलने की, बच्चों के दिमाग ज़ाहिरी बात है कि वो दूसरे को देखते हैं और उन्हें ये फीलिंग आती है कि हम कॉम्प्लेक्स में हैं, हम अच्छा नहीं खा रहे, तो पेरेंट्स जो हैं शर्मिंदा होते हैं, आपस में लड़ते हैं और घर का माहौल एक हेल बन गया, एक दोज़ख, जैसे एक दोज़ख होता है इस तरह से घर का जो है ना 80% घरों में मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, हर घर का यही मसला है कि चपकलश हो रही है, शौहर घर में आने से अवॉइड करते हैं, बीवियां बच्चों के सामने शर्मिंदा होती हैं कि उनको वो लेके नहीं दे पा रही होती बेसिक चीज़ें, लंच बॉक्सेस के जो हैं वैल्यूज़ वो कम हो गए, स्कूल में बच्चों की को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है क्योंकि वो पहले जैसा लंच बॉक्स वो कर नहीं पा रहे मैनेज, तो इस किस्म के मसाइल चल रहे हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे ज़ाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि बजट मैनेज ना होना यकीनन ख़वातीन के लिए तो एक बड़ा मसला बन जाता है, और फिर हर कोई ख़वातीन से सवाल करता है कि भाई इतने में मैनेज कर लो, हो जाएगा, अपनी ज़रूरियात को ज़रा पीछे रख दो। जिस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गए हैं, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर हमारी सोसाइटी में ये चीज़ यकीनन जो है ज़्यादा अपने पंजे गाड़ेगी और ज़्यादा घरों में होने वाले झगड़े मज़ीद होंगे और मज़ीद लोगों के रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं? एक आम घरेलू खातून जो कि इस वक्त हमें देख रही है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगी? वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकती है, घर किस तरह से चला सकती है, गृहस्थी किस तरह से चला सकती है? क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में एक खातून से यही उम्मीद की जा सकती है कि सुगड़ बीवी वही है जिसने घर गृहस्थी को चलाना है। असल में हर औरत अपने घर को अच्छा चलाने की कोशिश कर रही होती है। इन हालात में भी हर औरत की ये कोशिश है कि वो घर का माहौल ख़राब ना करे, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सब कुछ, कोई चीज़ काबू में रह नहीं पा रही, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो मुतासिर हुई है। इंसान के बस में नहीं होता कि वो अपने जज्बात को या अपनी बेसिक नीड्स को दबा के एक नॉर्मल बिहेव करे। लिहाजा जितनी भी औरतें हैं मेरी उनसे ये मेरी सजेशन है, मेरी एडवाइस है कि वो कोशिश करें कि जहाँ पे बजट को खींच के लिमिटाइज करना उनके लिए पॉसिबल है वहाँ पे वो लिमिटाइज करें, और बेजा फरमाइशें अव्वल तो अब कोई चांस ही नहीं रहा कि सैरें करने जाएं या बहुत दावतें उड़ाएं या सालगिरह की जाएं। जिस तरह से हर इवेंट को पहले सेलिब्रेट किया जाता था, उस तरह से वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, और कोविड के बाद भी लगता है कि ये कोविड ही का माहौल है। पूरे मुल्क में इतनी वो खौफ और हरास फैला दिया है महंगाई ने कि लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये जो बात लगता है कि हर के ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़रूरियात को थोड़ा पीछे कर लेती हैं और वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है बच्चों का खर्चा पूरा हो जाए, या आज घर में हम थोड़ी सी मुर्गी बना ही लें। अच्छा कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो खुद कफील हमें नज़र आई कि उन्होंने कुछ ना कुछ घर में शुरू कर दिया, या तो हम घर का बना हुआ खाना देखते थे कि वो डिलीवर होना शुरू हो गया, या फिर कपड़ों की सिलाई शुरू हो गई, या फिर कोई भी ऐसी हैंडमेड चीज़ जिसकी वजह से घर का बजट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। तो प्लीज़ अगर इस पर भी आप कमेंट करना चाहें कि ठीक है मियाँ की आमदनी में उतना खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन आज की खातून को अब आगे बढ़ना है और अपने शौहर के साथ जो है ना कंधे से कंधा मिलाना है। जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि सारे घर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं अर्निंग में। ख़ास तौर पे औरतों ने ऑनलाइन खाना जो देना शुरू किया, सिलाई कढ़ाई शुरू की,
और ड्रेस वगैरह सेल करने शुरू किए। उससे घर का जो बजट है वो एक चलना शुरू हो गया जिसको कहते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर ये औरतें इसी यूनिटी के साथ और बग़ैर किसी हेजिटेशन के अपने ये जो पर्सनल मिनी बिजनेसेस हैं इनको अगर कंटिन्यू करें तो हम महंगाई पे काबू तो नहीं पा सकते लेकिन इससे लड़ सकते हैं। लिहाजा बच्चों की नीड्स पूरी हो सकती हैं और घर का माहौल कदरे यहाँ तक पहुँच जाएगा कि जैसे डिवोर्स पे लोग पहुँचे हुए हैं आजकल। 50% लोग जो हैं उनकी आप ये देखें कि कोर्ट में जाके वहाँ पे भी यही रिपोर्ट आई है कि 50% जितनी भी आपने बातें की, बहुत शुक्रिया मिस शाज़िया आपका कि आप बता रही थी कि घरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सिर्फ एक घर की नहीं, तमाम घरों तमाम मुल्क की ये बात है। यानी कि अगर इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से, नज़म के तरीके से आप तक पहुँचाया जाए तो महंगाई के हवाले से शायर क्या खूब कहता है कि चारों तरफ बाढ़ लगा दी जाए, मुफ्त बारिश में नहाने पे सज़ा दी जाए, सांस लेने का भी तावान क्या वसूल किया जाए, सब्सिडी धूप पे कुछ और घटा दी जाए, रूह गर है तो उसे बेचा खरीदा जाए, वरना गोदाम से ये जिन्स हटा दी जाए, टहका जो भी लगाए उसे बिल भेजेंगे, प्यार से देखने पे पर्ची थमा दी जाए, तज्जिया करके बताओ कि मुनाफा क्या हो, बूंदा बांदी की अगर बोली चढ़ा दी जाए, आईना देखने पे दुगना किराया होगा। आईना देखने पे आपके लिए आईना देखने पे दुगना किराया होगा, बात ये पहले मुसाफिर को बता दी जाए, तितलियों का जो ताक़ुब करे चालान भरे, जुल्फ में फूल सजाने पे सजा दी जाए, ये अगर पेशा है तो इसमें रियायत का है, भीख लेने पे भी अब चुंगी लगा दी जाए, कौन इंसान है खातों से मालूम तो करो, बेलगानों की तो बस्ती ही जला दी जाए, हाकिम वक्त से कज़ाकों ने सीखा होगा, बाज ना मिलता हो तो गोली चला दी जाए, कच्ची मिट्टी की महक मुफ्त तलब करता है, कैस को दश्त की तस्वीर दिखा दी जाए। क्या बात है, ये अगर हम समझ सके ना चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं। और यू नो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अब हर चीज़ पे आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ पे भरपाई करने के लिए पूरी आवाम तैयार हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं और इंतहाई दुखी दिल के साथ आज एक ऐसी ख़बर आपके सामने हम रख रहे हैं जिसको बताते हुए, इसको सुनाते हुए यकीनन हमारे दिल अफसुर्दा हैं। और जब हम ये बात करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या दुनिया इतनी बेहिस हो गई है, ज़मीन पर रिश्तों की इमारत नहीं बन सकी, खून की नदियाँ ज़रूर बह गई हैं। जंग की तारीख़ में ऐसा वाक़या पहले कभी भी नहीं हुआ। जो अभी हम आपको पैकेज दिखाएंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ की हम बात करें, तो प्लीज़ देखिए। आज आपको ऐसी दर्दनाक खबर सुनाने जा रहा हूँ जहाँ जमीन पर रिश्तों की इमारत ना बन सकी, खून की नदियाँ जरूर बह गई। जंग की तारीख में ऐसा वाकया ना पहले कभी हुआ और ना कभी सुना। जंग के इलाके अहमदवाला में पुलिस को इतला मिली कि बेटे ने पसंद की शादी ना होने पर माँ, बाप और बहन को कत्ल किया, फिर फरार हो गया। और अब आपको बताएं कि जंग में सफाक बेटे ने माँ बाप और बहन को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जो है इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान रिश्ते के तनाज़े पर जो है पेश आया है। लेकिन अचानक कहानी में नया मोड़ आता है। मफरूर करार दिए गए बेटे की लाश घर के बाहर गड्ढे से मिलती है। 7 भैन भाई थे, 5 भैन भाई अल्लाह ने प्यारे हो गए, 2 भैन रह गई थी। मैं अपनी भैनों के कातिल जिंदा नहीं देखना चाहती दुनिया पे। पहले भी इनका एक भाई कत्ल हो गया था, जो सर्दियों के रातें थी तो बाहर कत्ल हुआ, किसी बाहर के बंदे ने कत्ल किया। उसका भी कोई बाद में कुछ पता नहीं चला कि किसने कत्ल किया किसने नहीं। पुलिस ने मुकदमा कटवाने वाले मुद्दइयों को शामिल तफ्तीश किया, बारी बारी सवालात किए तो कड़ियां मिलने लगी कि ये ज़मीन है ना, ये हम ले लें। कुछ साथ रलाए, भोजवाने 2 आप थे, भोजवाने से कहने लगे केला किला 1 एकड़ ज़मीन का देंगे आपको, ये काम करना। वो भी आ गए, ये भी मिल गए दोनों। वो इन्होंने मार कर, आपको गड़ा दिखाएंगे, गड़े से पुलिस निकाल कर ले गई है।
इधर है गड़ा हुआ। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि पसंद की शादी का कोई मामला था ही नहीं। सुतेले बेटों ने 14 एकड़ ज़रूरी जमीन हथियाने के लिए खानदान कत्ल किया। इसमें जायदाद का मसला था। ये जो मकतूल अल्ताफ़ है, जो घर का सरबराह था, इसने 2 शादियां की हुई थी। पहली बीवी से इसके 2 बेटे थे, अख्तर और असगर, जो कि हमारे अब मरकज़ी मुल्ज़म हैं, और दूसरी बीवी से इसके 4 बेटे और 1 बेटी हुई थी। मुल्जिमान ने इस हौलनाक जुर्म के लिए शूटर को फी कत्ल 1 लाख रुपए दिए थे। हमने कत्ल किया है भाई को, माँ को, बाप को, बहन को। घरेलू परेशानियों की वजह से तंग आके गलती होगी जी, पछताने हुण जी। लाख रुपये लाए किसी एक आदमी से दिया था, वो नहीं आया कत्ल करने, फिर मेरी मजबूरी बन गई नाल कराने के लिए। लालच की आग में अंधे होने वाले ये मुजरिमान भूल गए कि जुर्म कभी नहीं छुपता, एक दिन सच सामने आता है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। रिपोर्ट हमने ये आपको दिखाई और यकीनन हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वाहिद हल एक ही है कि या तो मार दिया जाए या फिर आप खुद मर जाएं। ये मेरी नज़र में कोई वाहिद हल नहीं है, ये बुज़दिली की इंतहा है। नाइमा सईद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया नाइमा वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो अभी हमने रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाई है उसमें शायद मेंटालिटी अब हमारी सोसाइटी की यही सेट हो गई है, कुछ हासिल करना है मार दो, कुछ नहीं मिल रहा गला काट दो, अगर कोई नाचाकी है, कोई घर में बात नहीं मानी जा रही, घर वालों को जहर दे दो। हमारी सोसाइटी की ये सोच क्यों बन चुकी है कि लास्ट पॉइंट यही है कि सामने वाले को मार देना है, उसको कत्ल कर देना, उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देना है। जी जनाब, जी 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 देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मुल्तान हो या झंग हो या कराची हो या कोई भी शहर हो, हमें अब ये इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर सुनने में मिलते हैं। बुनियादी तौर पे इस तरह के वाक़यात की वजह वही है जो कदीम वजूहात हैं, जन, ज़र, ज़मीन। आपको यहाँ पर जो है वो जन का एक रेफरेंस मिलेगा कि उसकी वजह से जो है वो पसंद की शादी ना होने की वजह से ये वाक़या हुआ। लेकिन जब तहकीकात की गई और ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं हुई और फौरी तौर पर ये सामने आया कि बुनियादी तौर पे ये जायदाद का एक मसला था। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो बिहेवियर्स जो जन्म लेते हैं, बुनियादी तौर पे ये हिर्स और हविस की वजह से जन्म लेते हैं। ओके, ठीक है। ये हिर्स और हविस बुनियादी तौर पे इंसान की फितरत का एक हिस्सा है, पार्ट है, जो कि नेचर ने रखा है। लेकिन इसको तालीम के ज़रिए, इसको मज़हब के ज़रिए, इसको माशरती इक़दार के ज़रिए सप्रेस किया जाता है, इसको जो है वो मिनिमाइज़ किया जाता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बढ़ती हुई मादियत की वजह से हम जो है वो नाकाम होते जा रहे हैं। इस जो एक इंसानी सरिश्त का जो एक हिस्सा है ये हिर्स और हविस, इसको हम कम करने में नाकाम होते जा रहे हैं। और हमें जी सुन सकते हैं आप मुझे? जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी नाइमा, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज़ अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जैसे आपने भी कहा ना कि हिर्स और हवस जो है ये दो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इंसान कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करता। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है कि अच्छा आप किस एरिया में रहते हैं, आपका ब्रॉटअप क्या है, आपकी सोच किस तरह से बनना शुरू हो गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि गाँव देहात के इलाके होते हैं, शायद उन्होंने देखा ही वहाँ पर यही होता है, लेकिन बहुत माजरत कि आज हम जब बड़े शहरों का नाम लेते हैं तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल हमें नज़र आती है। नाइमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा।
देखिए ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि डे बाय डे सोसाइटी जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। और एक ख़ास किस्म की से कह सकते हैं कि अदम बर्दाश्त है हर रिश्ते में, और ज़्यादातर जो है वो घरेलू रिश्तों में और करीबी रिश्तों में जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सामने आ रही हैं। कि तो ये है कि जस्टिस की मैं बात करूँगी कि आप टोटल होल जस्टिस सिस्टम से लेकर आप ख़ानदानी, अगर आप देखें कि इस वाक़े में अगर वालिद साहब जो है वो अपनी जायदाद की बर वक्त तकसीम कर देते और ये चीज़ें क्लियर हो जाती, तो हो सकता है कि किसी हद तक जो है वो इस तरह के वाक़यात पे जो है हम काबू पा सकते हैं कि हम या तो शरीयत के मुताबिक चलें या हम मुल्की क़वानीन के मुताबिक चलें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है वो ख़ानदानी निज़ाम जो है वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है। अगर कोई शख्स 2 शादियाँ कर ले तो और मज़ीद पेचीदगियाँ हो जाती हैं। इस सूरत में हमें कोई ना कोई उसूल, कोई ना कोई चीज़ तो हमें देखनी होगी कि हम जो है वो इस जहालत के साथ अगर लस्ट भी जो है वो मिक्स हो जाए, ये भी मिल जाए, तो ये बड़ी इस तरह के ख़तरनाक जो है वाक़यात जो है वो जन्म लेते हैं और सामने आते हैं। बुनियादी तौर पे जो है ये माशरती डिक्लाइन है। ये जिसे कह सकते हैं कि हमारे इदारे जो हैं, इसे कह सकते हैं कि घर है, आपके तालीमी इदारे हो गए, आपके मजहबी इदारे भी हो गए, मजहबी तालीमात हम परफॉर्म तो करते हैं, इबादत तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो असल तालीमात हैं वो जो हैं वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। लोग उन पे तवज्जो नहीं देते, जो हुकूक व फ़राइज़ हैं उन पे तवज्जो नहीं देते। हम ज़ाहिरी तौर पे इबादत तो करते हैं, लेकिन इबादत की असल रूह तक जो है वो हम नहीं पहुँच पाते। बातें की हैं यकीनन यही वो वजूहात हैं जिनकी बना पे आए रोज़ हम इस तरह के वाक़या देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरीके से जो हमारे साथ गेस्ट थी उन्होंने भी यही बात की कि रोज़ ब रोज़ माशरा पस्ती का शिकार होता जा रहा है। कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन क्यों, ये रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली सिस्टम जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें सामने आती जा रही हैं। और फैसल मेरे नज़दीक इस चीज़ का जो मेन रीज़न है वो है ब्रॉट अप। ओके फाइन, अगर आप इसको भी नहीं मानते, घर का माहौल, क्योंकि घर में अगर एक अच्छा लिसनर नहीं होगा या घर में अगर कोई ऐसा नहीं होगा जो कि आपको समझे और आपको बताए कि आया आप अच्छे ट्रैक पे हैं या बुरे ट्रैक पे हैं, तो ये वाक़यात होते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैसल, कभी बॉक्सिंग की है? आपको किसी को पिटवाना है? हाँ, एक बंदे को। ऐसा नहीं कर रहे, देखें नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, आपके हस्बैंड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, अरे मैंने तो कहा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरे मियाँ वैसे भी सो रहे हैं और ये वो ना ये तो बेहतर है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की हम बात करें। मोहम्मद वसीम ने कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी नंबर 3 बॉक्सर को शिकस्त देकर कौम का सर कर दिया है फ़ख्र से बुलंद। और दुबई के बॉक्सिंग एरिना में होने वाले मुकाबले में मोहम्मद वसीम ने कोलंबियन बॉक्सर को शिकस्त देकर WBC का सिल्वर टाइटल अपने नाम किया है। और इससे कबल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम 12 बाउट्स जीत चुके हैं, जबकि सिर्फ एक में उन्हें शिकस्त हुई है। कोलंबियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम से ज़्यादा तजुर्बेकार थे, वो 26 फाइट्स में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने 13 हरीफों को नॉकआउट किया था कि बरेरा को 3 में शिकस्त हुई थी। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद वसीम। उनको हम वेलकम करते हैं। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाज़रीन को वक्त देने के लिए। बताइए, टाइटल जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना और ये एक बड़ी फ़ाइट थी। WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर भी लाइन में था, तो इंशाल्लाह अब क्वालिफाई भी किए दोनों टाइटल्स के लिए। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट करूँ इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, फाइटिंग के दौरान क्या हुआ? मैं चाहूँगी कि ज़रा हमारे नाजरीन जो कैमरे के उस पर बैठे ना, इस वक्त नाश्ता वाश्ता करें, ज़रा स्टोरी सुने वो आपकी। बरेरा एक बहुत ही टॉप क्लास का फाइटर है। वर्ल्ड रैंकिंग WBA में नंबर 3 पे, वो नंबर 3 पे था जब मेरी फ़ाइट उससे नहीं थी। तो स्टिल मतलब आई थिंक अब वो शायद उसका रैंकिंग अब फाइट के बाद नीचे आया होगा, लेकिन वो उसकी 25 फाइट्स थे, उसके सिर्फ 3 लॉस थे, वो भी उसमें 2 वर्ल्ड टाइटल थे, एक जो है उसका ड्रॉ था। तो काफ़ी टफ फाइट थी, टफ चैलेंज था काफ़ी। वो मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, और रीजन जो है लातिनो और जो है कोलंबियन और WBA WBO इंटरनेशनल वो सब के चैम्पियन भी रहे हैं। तो रिंग उसके साथ शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़बूत फाइटर था, लेकिन
मैंने जो मेहनत की थी वो मेहनत मेरा रंग लाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बीट किया और चैम्पियन बना। अच्छा, जैसे कि बरहेरा पूरी दुनिया पे छाया हुआ था लेकिन उसको भी आपने हरा दिया। जब हम दुनिया को हराने वालों को भी हरा देते हैं तो क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हम अपने लड़कों पे, लड़कियों पे? हुकूमत क्यों इन्वेस्ट नहीं करती? देखिए, यही मेन मसला है पाकिस्तान में। हमारे जो गवर्नमेंट है वो जो है क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी मतलब जिस तरह उनको देखना चाहिए उस तरह नहीं देखते। मतलब ये एक ऐसी बात है, कड़वी बात है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। लेकिन उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ये प्रॉपर स्पोर्ट्स है, इसमें आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। ओलंपिक गेम में आपको पता है कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेशन करते हैं, आते हैं। और इंडिया तो बिल्कुल नो डाउट कि अपने जो खिलाड़ी है उनको बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। शायद आप लोगों ने भी टोक्यो ओलंपिक में देखा कि उन्होंने मेडल्स भी, गोल्ड मेडल जीता। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और क्या कहते हैं, एथलेटिक में जेवलिंग थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उनके एक रेसलर थे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मतलब बड़ी बात होती है। वो उन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल इस तरह तो नहीं जीता है कि वो इंडिया में ट्रेनिंग उन्होंने की है। वो तो उसने पूरी जो उसकी 4 साल की जर्नी थी वो बाहर थी। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखे थे, वो काफ़ी ज़बरदस्त उसको ट्रेनिंग करा रहे थे। तो जब आप इतने अपने एथलीट पे ख़र्चा करोगे, इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट करोगे, तो मेडल तो जीतना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ओलंपिक में। बिल्कुल वसीम, आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि जब आपको सपोर्ट मिलेगी, जब आपके पास ऐसे लोग होंगे जो कि आपको आपकी बैक को टैप करेंगे, तभी आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लियारी की बात करते हैं ना, तो एक टैलेंट का वो हब है, वहाँ पर बच्चे हों, बच्चियाँ हों, मतलब वो माशाल्लाह से इतने आगे हमें नज़र आते हैं, लेकिन उन स्टार्स को कोई पूछने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? नो डाउट लियारी, आपको पता है कि बॉक्सिंग में, एमेच्योर बॉक्सिंग में मेरी काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 टाइम मेडल मैंने जीता, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल चैम्पियन है। तो ये लियारी के जो हमारे साथ लड़के थे, ये नेशनल टीम में हमारे साथ थे। आपको पता होगा कि मेरुल्ला लासी, वो भी एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है। 2002 में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए, ओलंपिक खेला है पाकिस्तान के लिए। और हुसैन शाह जो लियारी से जिनका ताल्लुक़ है, आजकल जापान होता है, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए। 7 दफ़ा सेफ गेम का गोल्ड मेडल है। इस तरह के लियारी के बहुत वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स गुजरे हैं। लेकिन अब हालात इस तरह है कि कोई सपोर्ट नहीं है, नेशनल कैंप्स नहीं है बॉक्सरों के लिए। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, सबसे ज़्यादा हॉकी और बॉक्सिंग में मेडल्स हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो हिस्ट्री है उसमें। तो हमारी जो बॉक्सिंग थी वो दुनिया में बहुत टॉप क्लास पे थी। जब चौधरी प्रोफेसर अनवर थे, तो उसकी जब डेथ हुई 2008 में, तो उसके बाद फिर हमारी बॉक्सिंग बहुत नीचे आई। तो मतलब जब तक अगर आप अपने एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको ऊपर नहीं लेके आएंगे, तो फिर परफॉर्मेंस तो नहीं आएगी इस तरह। टैलेंट नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इनकरेज करना बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया वसीम, आप मौजूद हैं हमारे साथ। लियारी की बात हो रही है तो ज़रा मुलाकात करवाते हैं। लियारी की फंटास्टिक 4 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने बाप की मोहब्बत और जो उनका एतमाद था उसका जवाब किस तरह से दिया, अनथक मेहनत से दिया, और कम उम्री में ही बॉक्सिंग के रिंग में अपने सामने आने वाले हर हरीफ को शिकस्त दे दी। एक बहन तो आलमी रैंकिंग में 14वें नंबर पर है, जबकि दूसरी बहन नेशनल चैम्पियन है। तो फैसल ने ज़रा गुफ्तगू की है उनसे, दिखाते हैं आपको। ये छोटी सी 80 गज से भी कम की जगह, 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितने चैंपियंस को ट्रेन कर रही है।
हम मौजूद हैं लियारी में और लियारी की ये 4 बहनें हैं, इनके वालिद हैं, 2 भाई हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस छोटी सी जगह में रहते हुए भी कैसे एक बहन वर्ल्ड नंबर 14 बन जाती है और बाकी भी नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे अपने वालिद का, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। सो फिर लेट्स फाइट। तो लियारी की ये फैंटास्टिक 4 बॉक्सर गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक ही घर में ये 4 बहनें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया, बख्तावर, निम्रा और मानून मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन है? कैसी चल रही है पंचिंग और प्रैक्टिस और रनिंग? ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसमें हम नुमाया मकाम हासिल कर चुके हैं और अपने माँ बाप की मेहनत जो है, उनकी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँचे। अभी किस किस की क्या वर्ल्ड रैंकिंग है और आप चारों किस वेट में खेल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह निम्रा का ऑटम वेट कैटेगरी में इस वक्त पाकिस्तान में वो नंबर 1 पे है, 14th रैंक उसका वर्ल्ड में है और 7th रैंक एशिया में है। और वर्ल्ड टाइटल के लिए WBO वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए निम्रा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गई हैं। और आसिया ने अभी 2 मंथ्स अगो जो है उसने अपनी डेब्यूट फाइट की थी प्रोफेशनल में। और इमेचर में तो हम खेल ही चुके हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल आप देख रहे हैं, शील्ड्स और गोल्ड मेडल ले चुके हैं इमेचर बॉक्सिंग में हम 6 भाई बहन। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में फ़र्स्ट फीमेल रिंग ऑफिशियल पाकिस्तान से हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि कोई उनकी फ़र्स्ट फीमेल जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक। अच्छा निम्रा, ये जितनी आपने अभी तक फाइट्स की हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? ख़ास तौर पे लियारी तो समझा ही जाता है ना, बॉक्सर्स का गढ़ ये समझा जाता है। तो अच्छी बात लियारी की ये है कि यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं देखते, यहाँ पे देखते सिर्फ बॉक्सिंग। तो अभी तक का तजुर्बा कैसा रहा है आपका? जी मैं एमेचर बॉक्सिंग में मैं तब तक पहले फ़ाइटें खेल रही थी तो काफ़ी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हूँ। और जैसे वक्ता ने बताया ऑनलाइन पाकिस्तान का ओपन शैडो बॉक्सिंग जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी मैंने 6th पोजीशन सीनियर वेट कैटेगरी में हासिल की थी 2020 में। और 2020 से मैंने अपनी जो डेब्यूट फाइट है प्रोफेशनल की वो स्टार्ट की थी 5 जनवरी को मैंने खेली थी। और उसके बाद से मैं 4 प्रोफेशनल फ़ाइटें खेल चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चारों में मैंने अच्छे पॉइंट स्कोर किए हैं और जिसकी जो है वर्ल्ड रैंकिंग प्रोफेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग हुई है और वर्ल्ड में 14 रैंक पे हूँ। अच्छा आसिया, अभी जब हम आए थे तो ये जो जगह थी आपकी सारी, ये बाड़ा था बकरियों का, ठीक है? तो यहीं पे आप लोग बकरियां भी अपनी रखते हैं और यहीं पे आप लोग जो है वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी यहीं पे करते हैं? जी सर, यहाँ पर बकरियाँ होती हैं लेकिन जब हमें ट्रेनिंग करनी होती है तो बकरियों को हम ऊपर ले जाकर बांध देते हैं। और इसके अलावा बाकी जो हमारी रनिंग स्प्रिंग्स वगैरह जो ट्रेनिंग है वो हम सुबह ग्राउंड में जाकर करते हैं। अब्बू अपनी तरफ से जितना कर सकें, अब्बू ने सारी हमें फैसिलिटीज़ यहीं हमारे घर की छत पर ही सब हमें दे दी हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी ये है कि जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं वहाँ मेहनत का मज़ा आता ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे लोगों को, वो लोग जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से वो निकले हैं, उन्होंने ही ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल किया है। सही है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की, अब ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि जो फैंटास्टिक 4 बहनें हैं जब ये पंच करती हैं तो बैग क्या चीखता और चिल्लाता है। थोड़ी पंचिंग प्रैक्टिस हो जाए। जहाँ पे खेल बहुत ज़रूरी है उसके साथ एजुकेशन का सिलसिला भी नहीं रुकना चाहिए। तो ज़रा बताएं आप चारों क्या क्या पढ़ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई बहन पढ़ रहे हैं। मैं और आसिया BS इंग्लिश जो MA इंग्लिश के इक्वल है उसके लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट मंथ है। इंशाल्लाह इस मंथ हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। निम्रा, बिलाल, बासित तीनों इंटर कर चुके हैं। मानूर स्कूल में 8th क्लास में। 8th क्लास में, ठीक। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल बड़ा ज़रूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी एजुकेशन बड़ी मस्ट है। मालूम, मुझे ये बताएं, सबसे छोटी हैं आप, ठीक है, लेकिन किसी से भी कम नहीं है। अगर आप चारों बहनों में कभी हो फाइट तो सबसे अच्छा फाइटर कौन है, कौन जीतेगा? सबसे तेज़ और जोरदार पंच किसका है? सभी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सबके अंदर एक नई क्वालिटी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है अच्छा। मेरे लिए तो मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। सही है, मैं पापा की परी सबसे अच्छी हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि आप में क्या ज़्यादा अच्छा है बाकियों के मुकाबले में? आप एजाइल ज़्यादा हो, तेज़ फुर्तीले ज़्यादा हो, या फिर पंच ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपका डिफेंस ज़्यादा अच्छा है?
मैं सबसे छोटी हूँ, मैं मेरे अंदर स्पीड है, मेरे अंदर हिट है। जब मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत है, पंच में पावर है, तो हाँ मेरे अंदर स्पीड, पावर, हर चीज़ है। अच्छा, फादर जो हैं वो इनके ट्रेनिंग कराते हैं, तो आसिया ये बताएं कि जो वालिद की बड़ी लाडलियाँ होती हैं बेटियाँ जो होती हैं, लेकिन जब वो बाप ट्रेनर होता है और वो भी बॉक्सिंग का ट्रेनर, तो उस वक्त लाड प्यार दिखाता है कि उस वक्त वो ट्रेनर के तौर पे सख्ती करता है? जी वैसे तो जो अब्बू हैं, हम 6 सिबलिंग्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं हर चीज़ में। पर जब ट्रेनिंग की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा तक स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि हम डॉटर्स हैं उनकी। बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है वो हमें करवाते हैं। स्पायरिंग में पंच भी लग रहे होते हैं तो अब्बू कहते हैं कि नहीं, मतलब करनी है आप लोगों को और सख्त करनी है। एक दूसरे को अगर पंच लग रहे हैं तो मसला नहीं है और मारो। ये पंच बनाने का तरीका अगर आप मुझे बता सके तो ये क्या, जैसे अब मैंने ये किया, मेरा ये अंगूठा ये बाहर है, ये अंगूठे को जो है ना यहाँ रखना होता है, ये इस जगह पे अंगूठे को रखना होता है। अक्सर लोग ऐसे रख लेते हैं तो उनका मैंने ये रखा हुआ है, मैंने ये गलत है, ऐसे नहीं रखना। कैसे रखना? ऐसे रखना है यहाँ पे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये होता है पंच, ये होता है पंच। और पंच की ये जगह मारनी होती है, नकल से। ये हाँ ये सामने वाला हिस्सा, ये फॉल होते हैं। अगर आपने ये हिस्सा मार दिया, ये हिस्सा मार दिया, हाँ ये हिस्सा, ये बाकी हिस्सा जो मारते हैं वो फॉल होता है। फिर सामने वाला हिस्सा मारना है, सामने वाले। ओके अंकल, कितना टाइम हो गया आपको ट्रेन करते हुए बहनों को? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। अच्छा, यहीं पे सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हुए तो ये बचपन से आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने 38 साल 40 साल पहले बॉक्सिंग की। पहला फाइट था वो कैंसिल हो गया, फिर घरेलू हालात ऐसे थे कि मैं नहीं कर सका था, लेकिन मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहा। जब मेरे बच्चों ने देखा, बड़े बेटों को शौक हो गया, फिर ये लोग तो करते रहे घर में, जो है वो प्रैक्टिकल रह गया था। सही माशाल्लाह, प्रैक्टिकल जब इस लोग ने बोला बाबा हम भी सीखते हैं, मैं बोला ठीक है। मैंने सब बच्चों को बुला लिया, मैं खुद ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देने शुरू हो गया। ये सीखा क्या है, नेट से ये बड़े बड़े बॉक्सरों की बॉक्सिंग देख के, इनके पाँव, इनके ये चीज़ें, तो थोड़ा बहुत जहन में था, थोड़ा लोगों को कुछ इन्होंने सिखाया, कुछ हमने सिखाया इनको, एक दूसरे को सिखा के माशाल्लाह इधर तक पहुंच। अच्छा, ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है कि बाप जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहा है। वैसे तो एक फिल्म है भी ऐसी, लेकिन अंकल ये बताएं कि आपकी बेटियां माशाल्लाह, आपको फ़ख्र होता होगा, बच्चे भी आपको फ़ख्र होता होगा, आगे इनको कहाँ जाते हुए देखना चाहते हैं? देखो, एक तो हम हैं सादे आदमी, जैसे आपने कहा ना किले फतह करना है, सादे आदमी हैं हम, इसी मिजाज के हैं कि हम अपने वतन के लिए कुछ करो। अब तुम निकले हो, एक चीज़ ने, अल्लाह ने तुम्हें, अब इससे पूरी दुनिया में मैं तो बोलता हूँ कौन सा किला फतह करोगे, सबको लहराओ और दुनिया को ये मैसेज दो कि हम देखो, लड़कियां भी बहादुर कौम है, हम बहादुर सच्चा होता है, हम सच्ची कौम है, हम जिंदा कौम है। तो ये वो फैंटास्टिक 4 लड़कियां, बहनें और उनके 2 भाई, लियारी में, कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद भी ये लड़कियां, इनके भाई यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे ये लोग रात को बकरियां बांधते हैं और दोपहर में ट्रेनिंग करते हैं। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ज़बरदस्त फिल्म आ रही है, उसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी। कहीं आप नहीं जाएंगे, रिमोट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बस थोड़ी सी देर में हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे फिल्म नगरी की। पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी सालों में अच्छी फिल्म्स अब बनती जा रही हैं जो कि स्क्रीन्स पे अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, बट देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड, हॉरर और हॉरर कॉमेडी। आपको वैसे हॉरर कॉमेडी, आपने हॉरर देखी है बचपन में? वैसे बहुत डर लगता है, कॉमेडी देखी है। अच्छा, नहीं तो फिर आप एक काम करें, आधी एक आंख बंद करके देखें, हॉरर ना देखें, कॉमेडी देख लें। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, और एक वो पुराना ट्रेंड जो होता था, वो लाचा वाला डासा लिया हुआ, वेल दैट्स आवर कल्चर एज वेल। अगर उसको भी अच्छे से प्रेजेंट करें तो व्हाई नॉट। थोड़ा चेंज हो गया। वी हैव गॉट डिफरेंट टॉपिक्स टू वर्क ऑन नाउ, और उसी पे अब एक आज ऐसी कास्ट हमारे साथ मौजूद है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं।
फिल्म का नाम है पीछे तो देखो और मिजाज से भरपूर है, इसमें हॉरर भी है। तो पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आतिफ भाई मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, यासिर भाई द वन एंड ओनली, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा वकार भाई, सर क्या ज़बरदस्त रानी बने हैं, वो आउटस्टैंडिंग। और इसके अलावा मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, आप सबके फेवरेट चहीते और मेरे भी फेवरेट आदि भाई भी मौजूद हैं। आदि भाई कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी केस में आया हूँ, ये वाला माइक हाथ में। नहीं, हमने आपको ये आइडल का माइक भी दिया, आपसे गाना भी सुनाएंगे, एंड में सुनाऊंगा क्योंकि फिर रेटिंग एकदम से शूट कर दिया ना। अच्छा, रेटिंग का भी है या फिर इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है? बहरे भी हो सकते हैं आप, आंखों की बनाई भी जा सकती है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा पूरी का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, इससे पहले कि हम अब इनसे ज़रा मज़े की बातों का आगाज़ करें, और महक बहुत एंजॉय मैंने एक आंख से देखा, कितना एंजॉय कर रही हैं आप। तो जैसे कि एक बहुत किसी मशहूर शायर ने कहा है कि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारे साथ कास्ट पूरी मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, और इससे पहले कि हम आपसे बात करें का आगाज़, सारा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने फिल्म में बड़ा अच्छा एक्ट किया। तो सारा आपको भी हम वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आतिफ भाई आपसे शुरू करते हैं। ये हॉरर मूवीज़ का बनाने का आपने कोई ठेका ले लिया है, परी से आप आए, उसके बाद अब ये वाली चीज़ें, सो इस जॉनरा पे ही आप काम करने जा रहे हैं। किस तरह की ये फिल्म है, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा? ट्रेलर तो हमने देख लिया, ज़रा कुछ हमें हल्का हल्का सा टीज़र मजीद दें। अच्छा, ये है कि हॉरर स्टीवन किंग को बहुत पढ़ा है मैंने, तो मेरा फेवरेट है वो। तो जब ड्रामे में जब मैं राइटर था तो मैं सबसे ज़्यादा हॉरर ड्रामे मैंने लिखे पाकिस्तान में, जिसमें वो हम टीवी का वो दोबारा, और जो इंडस विजन था तो वहाँ पर एक शो शुरू किया था गदर साहब ने, उसमें ज़्यादा ड्रामे नहीं लिखे थे। तो एक शौक़ था ड्रामा, यानी हॉरर के अंदर डायरेक्टर और राइटर दिखाई देता है हर उसमें फ्रेम के अंदर, उसमें कि हाँ ये इसमें क्या है, इस तरह। तो ये शौक़ था। फिर परी बनाई, वो मुकम्मल हॉरर फिल्म थी जमी हुई। उसके बाद फिर ख्याल आया कि हॉरर बनाई जाए, लेकिन फिर सोचा कि दुनिया भर में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हॉरर के साथ, तो वो किया जाए। तो वो एक कहानी बनाई, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने मिलके, वाइफ मेरी होती है जो कहानियाँ जब बुनते हैं, तो फिर उसका 2 राइटर थे मेरे दोस्त थे जो हम ख्याल थे, मुन्नम मजीद और मोहम्मद यासिर। तो उनको लिया कि हम साथ एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि लोग मिलकर स्क्रिप्ट बनाते हैं, करते हैं। तो स्क्रिप्ट बना, फिर जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हमारे जहन में ये आर्टिस्ट नज़र थे, हमारी नज़र ये जिनको लेना। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं लगती कि आप लिखें कोई चीज़ और फिर आपको पता हो कि इस पे कौन सा बंदा फिट होगा और कौन सा बेहतरीन किरदार अदा करेगा? वो जब आप राइटिंग प्रोसेस में होते हैं तो वो आपके अंदर एक करैक्टर बन जाता है, तो फिर वो देखा जाता है। दुनिया भर में तो ये पूरी कास्टिंग एक पूरा डिपार्टमेंट होता है कि वो स्केच बनाते हैं, करते हैं। तो हम तो फिर राइटर होता है तो वो देखते हैं हाँ ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये इस करैक्टर के लिए अच्छे हैं, ये आधा दिन मिलती है नफ्सियात। तो यासिर भाई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किस तरह का आपका किरदार क्या है इसमें, ये बताइए, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, ये सारा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आप दोनों से। मैंने पहली दफ़ा न्यूज़ पढ़ते देखा किसी को, और जो काम ज़िंदगी में मुझे मुश्किल लगते हैं मैं उनसे बहुत इंप्रेस होता हूँ। मैं ये सामने जिस तरह से वो चलता है उसे देख के पढ़ना या यहाँ देख के पढ़ना इतनी खूबसूरत उर्दू में, तो बड़ा ही कमाल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑटो क्यू प्रॉम्प्टर है इस पे रिलायंस सिर्फ 20% रहता है। अच्छा, बाकी 80% कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट हो जाए तो वो आप खुद है, यू हैव टू गो एड-लिब, यू हैव टू गो लाइव। सो बहुत आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। और दूसरी बात ये फिल्म की बात जो कि असल में पहली बात है, मैं और आदि इसमें हैदराबाद के 2 लड़कों का कैरेक्टर कर रहे हैं जो वहाँ के एक आवारा से लड़के हैं, आम से लोग हैं बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में जब कहानी आम होती है ना, एक आम इंसान की, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं उससे। तो यूथ बहुत रिलेट करेगी इससे। कॉमेडी है फिल्म में, हॉरर है, हॉरर बहुत अच्छा शूट हुआ है जैसे कि आपने देखा होगा। तो आतिफ साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। थैंक यू। फिर ये एक्टर्स जो थे वकार के साथ काम करने का, वकार के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। आदि तो मतलब एक तोहफा है। वो तो जब आए थे मैं अंदाजा हो चुका था कि अल्लाह ताला की एक नायाब सी चीज टिकट लगाएंगे, पैक कर देंगे। अभी तो उतारा है आपको टिकट। ये जो है ना, ये फुल टॉस दिए इन्होंने और ये आप ही खेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे। सर आप कंटिन्यू करें, फिर तो ये आप खुद ही बात कर लीजिएगा। आप तो बहुत मज़ा आया। बाकी ये इस फिल्म में सबसे अच्छे लगे हैं ये, और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि वो पूरा एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हम 70s में जाते हैं। 1971 इनका फैलाया हुआ रायता था जो ये सब करेंगे। हाँ,
तो 1971 का जो पूरा एक सीक्वेंस है वो तो बहुत ही फिल्म से बिल्कुल हटके है वो। और उसमें वाकई वो लगता है कि आप किसी कोई पीरियड चीज़ देख रहे हैं। और ये लड़का तो उसके अंदर ऐसा मतलब वहीद मुराद का समा गए ना। हाँ, और यही एक कला है कि भाई आप समा जाएं किसी भी कैरेक्टर में। मुश्किल लगा 1971 का, और ये आज का एक जवान माशाल्लाह हमारे सामने एक लड़का बैठा है और वो वाला किरदार जवान ही है भाई। 71 बाकी सारा खटक एक नया उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जो हमारे साथ मौजूद नहीं है अभी। लॉयर हैं ये पेशे से, लेकिन अच्छी जिरा की है उन्होंने एक्टिंग में भी। अच्छा चलें तो सारा से बात करते हैं। सारा से बात आप करें। अच्छा सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं, फिर दूसरी चीज़ ये कि फिल्म जब शूटिंग वूटिंग का टाइम होता है ना, तो कभी कभी होता है कि आप लेट भी पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट पे किसी के साथ लड़ाई शड़ाई होती थी? बिल्कुल नहीं, और सेट पे पहुंचने तक की जो बात है तो हमारी जो कार होती थी वो मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे हमें पिक करती थी, और जो हमारा सीन होता था वो शाम को 4 बजे होता था। तो मैं और नवाल तो सबसे पहले सेट पे पहुंचे हुए होते थे। अच्छा। लड़ाई मेरी जुनैद के साथ हुई थी, और वो हमारी एक बच्चों वाली लड़ाई थी, बट उस लड़ाई के दौरान भी हम दोनों ने अपनी एक्टिंग पे कोई ऐसा इशू नहीं किया। एक्टिंग हमारी ऑन स्क्रीन आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। और जो सबसे मज़े की बात मैं सबको बताना चाहती हूँ यही है कि ड्यूरिंग द शूट जुनैद की और मेरी थोड़ी सी लड़ाई चलती रही। अच्छा। बट वो स्क्रीन पे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ये बात तो हमें भी ये भी हुआ था। नहीं तो आपने फिर ऐसा तो नहीं किया कि ये प्लान कर लिया था कि बेटा फिल्म होने दो, फिर मैं लगाती हूँ एक जरा केस, एक पीनल कोड लगाती हूँ? जुनैद भाई क्या झगड़ा हुआ है साहब का? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा कि मैं और नवाल जो है सबसे पहले आती थी, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मेकअप पे टाइम लगता है। बेशक। अरे भाई ये तो साझा दुख है सर, ये साझा दुख है। आगे चले। नहीं, लड़ाई ऐसे कोई खास नहीं थी, और वो लड़ाई नॉर्मल होती थी कि यार वो लेट हो रहे हैं, आज मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। हमेशा ऐसा होता कि वो वेट करना पड़ जाता था, तो सारा साहिबा जो थी वो नाराज़ हो जाती थी कि यार मैं तो 8 बजे पहुंच जाती हूँ, अपने ऑफिस भी 8 बजे पहुंच जाती हूँ, 7:30 बजे पहुंच जाती हूँ मैं। तो उसके ऊपर लड़ाई थी, वैसे कोई खास लड़ाई नहीं थी। जी, ये जो आपने अंदर की बात बताई है। जी। तो मजीद इस मूवी इसको हटा के मजीद क्या क्या मजे की चीज़ें हुई हैं ड्यूरिंग द शूट, ज़रा ये बताएं आदि भाई। ड्यूरिंग द शूट मैं एक लड़की से मिला था बाहर ना जाके। जी। वो बहुत मज़ा आया था। खैर वो तो अलग मसला है, उसको वो अलग मसला अच्छा, ये आप हैदराबाद में मिल लिए थे? हैदराबाद में ही मिल लिए थे? जी, ऐसा हुआ था। वो लड़की थी, वो मुझे देख रही थी और उसी वक्त किसी और को भी देख रही थी। सही। तो बाद में वो चला उसकी आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आंख टेढ़ी थी उसकी। तो खैर इस फिल्म में मज़ा सिर्फ ये आया मुझे, जो कि उस वक्त मज़ा नहीं था। अब आ रहा वो नहीं, जब तकलीफ से गुजर जाते तो कहते यार कैसा मज़ा आया था, और उस वक्त गालियाँ दे रहे होते हैं। ये फिल्म रात को शूट हुई है, और मैं और यहाँ से रात को सो जाते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मल लोग इधर हम दोनों सो जाते, और ये पूरी फिल्म रात की थी। तो रात को 2-2:30 बजे के बाद जब हम लोग का दिमाग फारिग हो जाता था, तो फिर हम सबको झुकते मारते थे। और उसमें एक हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अनीस भाई, उनका नाम है, नाम ना लिया जाए तो उनका नाम ना, बरकत के लिए उनका नाम नहीं लेते। तो खैर फिर हम उनको तंग करते, तो खैर ये मज़ा आया। और एक जगह थी जहाँ ना लड़के खड़े होकर सिगरेट पीते थे, और ना 7 दिन बाद पता चला वो जहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं ना, वहाँ उस जगह के ओनर की कब्र है। अच्छा, वाह। तो वो कहते थे यार हम 4 दोस्त हैं, 5 सिगरेट कैसे पी रहे तो बाद में पता चला 5वां वही था। तो बस ये हुआ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमने एक्चुअली बनाई थी ये कॉमेडी फिल्म पहले शुरू में ना, तो उसके बाद जब मॉनिटर देखा तो हॉरर उससे खुद ही आया, तो फिर उसको हॉरर कॉमेडी कर दिया। हॉरर खुद ही आता है। जी, बनाई अपनी तरफ से हमने कॉमेडी की चीज़ ये थी कि जहाँ ये शूट हो रही थी वो जगह थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सी हॉन्टेड थी। मतलब आतिफ भाई गुजरे ना, तो आतिफ भाई फिर गुजरे। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, और फिर आतिफ भाई आगे कह रहे हैं कि किसी ने मुझे देखा। वैसे कराची में है हॉन्टेड जगहें। जी, 10 के 11 बहुत सारी हैं। वो है भी 100 साल पुरानी जगह थी। भोपाल हाउस में। भोपाल हाउस नहीं, ऐसा नहीं है, भोपाल हाउस बदनाम ना हो जाए कि हॉन्टेड जगह। नहीं, बाकी खुद मुलाजिम कहते हैं कि रात को लाइटें फट जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है। लाइटें तो यहाँ की भी फट जाती है, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। लेट्स सी के आगे अब वकार भाई की तरफ आते हैं। वकार भाई, क्या ज़बरदस्त आपने किरदार निभाया है। रानी का क्या कैरेक्टर है इस मूवी में, ज़रा बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो है ना, जो मैसेंजर वाला होता है ना, जैसे प्रोमो में भी है, ट्रेलर में भी है, उसने नशे में मुझे सब बता दिया और मैंने आगे बता दिया, और वहीं मैंने आग लगा दी, जिसके बाद आगे 2000 में आके 2020 में आके इन सबको ठीक करना पड़ा। तो बताएं
बताएं आप ज़रा। रानी कैरेक्टर था एक तो, एक वो बहुत 1971 का दिखाया, तो उसमें वो ट्रांसजेंडर है जो कि दोनों लड़कियों को टेक केयर करता है और उसके साथ उनकी पूरी जर्नी में उनके साथ होता है हर जगह। और जब वो इस एरा में आते हैं और भूत बनते हैं तो वो भी पूरा सब साथ देके चल रहा होता है। और ये कैरेक्टर आज से बहुत पहले जब आते भाई उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान स्कूल करने से पाकिस्तान और इंडिया के कोलैबोरेशन से ड्रामाज होते थे, तो मैं और ये दुबई में बहुत साथ हमने काम किया। तब इन्होंने कहा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखूंगा, मुझे एक है कि तुम मेरे साथ इसमें एक्टिंग करोगे। उस वक्त तक मैं एक्टिंग करता नहीं था। मैंने कहा आते भाई मैं कहाँ एक्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। कह रहे थे मैं एक दिन ज़रूर तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखूंगा जो तुम्हें करना है, तो वो उनका प्रॉमिस था उन्होंने। अच्छा, इस सारे मामले में हमें क्रेडिट देना होगा। ऑब्वियसली जब हॉरर मूवीज़ होती हैं तो उसमें ऑन स्क्रीन जो है बड़ी ज़बरदस्त किरदार सब निभाते हैं, एवरीवन उनका अपना शेयर होता है। बट ये जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है इसको अगर आप क्रेडिट ना दें तो ये तो मैं VFX भी ये मुझे काम है। फयाज भाई ने बहुत कई चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी VFX में जो वहाँ पे हमने नेक्स्ट में हमने तो ग्रीन स्क्रीन देखी है, जब हमने ट्रेलर में देखा तो वो पता चला कि यार ये क्या कमाल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, आतिफ साहब को बहुत मैं क्रेडिट दूँगा कि हम अमूमन जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर दिखाते हैं तो वो सिर्फ कॉमेडी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इस फिल्म में कॉमेडी के लिए हम लोग हैं, ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, एक बहुत ही पावरफुल कि वो दो लड़कियों की टेक केयर कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई थिंक 70s में ट्रांसजेंडर्स की शायद यही थी कि वो ज़रा पावरफुल होते थे या मेनली घर में आपके काम काज और ये सारा काम किया करते थे। तो और मुझे ये भी अंदाजा होता है कि कितना वक्त के साथ साथ उन बेचारों के साथ ये हुआ है कि बुरा हुआ है। कहाँ बुरा हुआ है बहुत। लेकिन जब आतिफ भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया था ये कैरेक्टर, तो उसमें बहुत तहजीब अदब के साथ और उसका ओढ़ना छोड़ना बहुत अच्छा रख रखाव वाला है। मतलब वो बिल्कुल भी उसके हाव भाव ऐसे नहीं है कि वो बहुत कॉमेडी लगे, वो बहुत एक औरत जैसा है बिल्कुल। हाँ, और ये इतनी तहजीबी याफ्ता और इस तहजीबी याफ्ता से जाके मिलते हैं। लेकिन आज जब मैं हॉरर का गेटअप करता था तो आदि मेरे पास आता था और आदि के आंखों पे हाथ होता था। मैं कहा आदि क्यों डर रहे हो अब तो? नहीं, क्योंकि वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो इनका होता था गेटअप जो भी था वो, तो वो जब होता था तो वो हमें क्योंकि पता है कि हुआ है लेकिन फिर भी वो असली लगता था। हाँ, तो वो नहीं देखा जाता। बहुत अच्छा इसमें गया है। उन्होंने एक चीज़ मुझसे पूछी कि अगर मैं करूं तुम्हारे लिए तो तुम इसको कर लोगे कैरी। उन्होंने मेरे दोनों होंठ चिपका दिए थे, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसमें आप बोल नहीं सकते थे। तो बस वो स्प्रे करते थे हम, ब्लड स्प्रे होता था वो करते थे। तो वो करके भी जब मैं इनके सामने आता था आदि कहते थे मेरे सामने मेरे मुझसे बात ना करें, क्योंकि उससे पहले अच्छे लग रहे होते थे। उसमें क्या लगते थे? उसमें सही थे, ये तैयार होके आते थे वहाँ से और कपड़े शपड़े पहने हुए। अच्छा, ये मुझे बताएं, हैदराबाद के दो लड़के हैं, ठीक है, तो आपने जो वहाँ का थोड़ा सा जो है ना लिंग्विस्टिक थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो आज आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से अलादीन पार्क में जाके चीप्स को मिक्स करके खा लिया है। तो इसको आसानी से ढाल लिया था आपने या इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी? अच्छा, हम थोड़ा सा जेनेरिक रखने की कोशिश की थी क्योंकि पूरे मुल्क में चलेगी फिल्म और इंटरनेशनली भी चलेगी। और दूसरा, हैदराबाद के तमाम लोग ऐसे नहीं बोलते, जैसे कराची में। हाँ, देखें, ये ऐसे नहीं बोलते। तो कुछ इलाके हैं जहाँ पे ऐसा बोला जाता है, तो हमने उसको कराची में कुछ इलाके ऐसे, हाँ, कराची में कुछ इलाके, तो हमने यही बात की थी कि क्या ऐसा रखना है कुछ, तो फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं, इसको जेनेरिक ही रखते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में और फिर हल्का फुल्का टच देके नॉर्मल एक लैंग्वेज है उर्दू। तो ये कब चलेगी, कब हम पूरी मूवी देख सकेंगे? अभी आपको दे जाएंगे DVD। उसमें प्रोमो लूप पे लगा हुआ है, तो बार देखते रहे। बहुत जल्द इसकी तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह, तो बहुत जल्द आप शायद विद इन वीक इसमें आपको मिल जाए इसकी डेट्स कब अनाउंस करते हैं। राइट। अच्छा, सतीश आनंद साहब जो हैं एवरीडे पिक्चर्स के रूल हैं, ये उनके साथ हुई, उन्होंने प्रोड्यूस किया ये, साथ में इनके को प्रोड्यूसर हमजा हबीबुल्लाह, तो उन लोगों ने बड़ा ट्रस्ट किया हम पे और मेरी टीम के ऊपर। तो अच्छा, जो आपका किरदार था गोइंग इन दैट 70 एरा, तो वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो एक मेथड एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। तो आपने उस किरदार में ढलने के लिए किसको देखा, किसको फॉलो किया? पुरानी मूवीज़ देखी? जाहिर सी बात है ये कोई नहीं करता कि मैं फ़ला को कॉपी कर लूँ, बिकॉज एक शख्स है, उसको उसकी रीइंकारनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उससे सीख के अपने अंदर वो कैसी क्वालिटीज़ ला सकते हैं, ये ज़रा मुझे बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जब मुझसे ये कैरेक्टर डिस्कस हुआ
तो आतिफ भाई ने मुझे बताया कि यार वो 1970s का है और उसको तुम्हें निभाना है। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं किस तरह से करूँगा 1970s इस लाइक। तो उन्होंने बोला तुम थिएटर देखते हो? मैंने नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा कुछ मत करो, तुम सिर्फ नदीम साहब की और मोहम्मद अली साहब की मूवी देखो। तो मैंने जाके सिर्फ नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब इनको देखना शुरू किया। उनका खड़े होने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, उनका मतलब जब वो बात करते हैं तो वो मतलब प्रॉपर्ली खड़े भी नहीं रहते, वो यूं करके। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको कैरी अप करना, क्योंकि जब आप किसी भी सीन को करने से पहले जब आपका गेटअप होता है ना तो वो 70% तो काम वही कर जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने बहुत मदद की। बहुत अच्छा किया उन्होंने। अभी जैसे ट्रेलर में आपने देखा कि वो अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी रेटेड था 70s एक्टिंग के हवाले से। तो वो उस तरह से बड़ा जबरदस्त, वो बिल्कुल बेल बॉटम पहन के और उस अंदाज से खड़े होना और वैसी बॉडी लैंग्वेज आपकी होना बड़ा मुश्किल था। बेल बॉटम में तो ये अक्सर दोनों पाउंड डाल लेते हैं। नहीं, जब मैं तैयार होकर आया तो सबसे पहले यासिर ने कहा कि जुनैद मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मैंने इस लुक में देखा एंड आई एम अमेज्ड। मुझे अभी तक वो कॉम्प्लीमेंट याद है। थैंक यू सर। और एक सीनियर आर्टिस्ट तो ये कहे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। कुछ सोच रहे हैं आदि आप? मैं सोच रहा था कि मेरी इनसे फिल्म में मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा हुई थी हमारी? हमारे आपस में सीन नहीं थे ना? नहीं, हमारे आपस में असल में शूट फोटोशूट पे थे। ओके ओके, सिर्फ फोटोशूट में। फोटोशूट इनका सारा काम दिन में पता नहीं हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। डरना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। सारा से भी बात कर लेते हैं, ठीक है? सारा, हाँ सारा आप बताएं आपका जो किरदार है फिल्म में। एक तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बता दें ताकि जो देखने वाले ना वो मज़ीद देखने के शौकीन हो जाए कि बस मूवी का भी इंतज़ार उन्हें रहे। इसमें मेरा तो ये है, एक बड़ी बहन हूँ जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं और उस बहन ने उन जिम्मेदारियों को देखते हुए अपनी छोटी बहन को भी लुक आफ्टर करना है और अपनी सारा घर गृहस्थी को भी देखना है। तो मेरा जो एक कैरेक्टर है वो एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है। ओके बस इतना सा। अब मैं पूछता हूं। उन्होंने कहा बाकी 900 रुपए उन्होंने बिल्कुल ऐसे पॉइंट बात की है। नहीं, मुझे ये लगा सारा कह रही मुझे अपनी छोटी बहन को भी लुक आफ्टर करना होता है, मैं क्या करूं? मुझे लगा अपनी कुछ। अच्छा सारा मुझे ये बताएं कि एक हॉरर कॉमेडी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसे होता है? बिकॉज आपको एट वन मोमेंट इस कास्ट को जो है ना ये फील करना होता है कि जी आपको डरना है और इस तरह की चीज़, देन यू हैव टू पुट इन द कॉमेडी एज वेल। तो ये एक जो मिक्सचर है दो इमोशंस का, ये कैसे डिफरेंट है? सर ये इस तरह से है कि मेरे लिए जो अच्छा हो गया वो ये था कि मेरी जितनी भी कास्ट थी उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल लेवल दिया अपने साथ। तो मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ और मैं एक न्यू कमर हूँ। इन दो चीज़ों को मैं जिस तरह लेके चली उनका क्रेडिट तो मैं आतिफ सर को ही दूंगी कि उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हारे ये एक्सप्रेशन होने चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल न्यू थी, मेरा एक्टिंग से कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। फिर इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। मुझे वकार ने बहुत हेल्प आउट किया। जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आतिफ भाई ने जब मेरा फर्स्ट सीन हुआ यासिर सर के साथ, तो आतिफ भाई ने मुझे आके बताया कि यासिर सर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तो मुझे एक नेचुरल कॉन्फिडेंस मिला और उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर आतिफ सर ने बहुत मुझे गाइड किया, वकार ने किया कि अब ये एक्सप्रेशंस दो, अब इस तरह डायलॉग डिलीवरी करो। हाँ, ये दो चीज़ें चलानी थोड़ी मुश्किल थी बिकॉज जिस वक्त मेरा एक हॉरर गेटअप था तो उस वक्त मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही होती थी। अच्छा। उस टाइम कैमरे को फेस करना और कैमरे के सामने कोई ब्लंडर ना करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए, बट ऑल ओवर सब अच्छा हो गया। बाकी आप सब देख के बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। सही है। अच्छा जी, अब ज़रा हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं बिकॉज सेट्स की अपनी कहानियाँ होती हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं क्वेश्चंस थ्रो करता हूँ यहाँ पे भी, और सारा आप भी सुन रही हैं, आप भी अगर उसमें कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सेट पे सबसे पहले कौन आता था? मैं नहीं, सुबह के वक्त हम इंजी वाले। अच्छा, वो उन्होंने भी सही है, ठीक। सेट पे सबसे पहले लोकेशन वाला ताला खोलने के लिए बोलता था। सेट पे सबसे जो है लेट कौन आता था? मैं आता था तो खाने की बात हो रही तो सब सेट पे सबसे कम खाना कौन खाता था? सबसे कम खाना था मैं उन दिनों सारा कह रही है मैं खाती हूँ। मैं उन दिनों डाइट पे था, खाना भी खाता था। ओके, सारा रोज टिक्का खाती थी, रोज टिक्का खाते। और सबसे ज्यादा कौन खाता था? मैंने इतना मैं बोल दो आगे निकाल ये मुकाबला टाई होता है, हम दोनों को वॉशिंग मशीन बराबर आधा आधे कपड़े आप धोएं, आधे आप धोएं।
अच्छा जी, सेट पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किसकी हुई हैं? हमारे सेट पे लड़ाई हुई नहीं वरना हमने बड़ा हंसते खेलते। अच्छा, ये भी बड़ी एजुकेटेड किस्म की लड़ाई आपने बताई है कि वो लेट आ गए, मैंने कहा तुम क्यों लेट आए हो, ओ आज मैं इसलिए लेट आया हूँ। एक तो ये होती है ना, एक वो जिस लड़ाई का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं मेरे बाल, ऐसी कोई लड़ाई सीरियल नहीं है ना, सीरियल बनाए थे तो होती है, उसमें होती है, फिल्म में इतना नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा, अब ये आपसे सवाल है, किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा तंग किया है आपको? किसने तंग नहीं किया? सच सब अच्छे बच्चे, सबने अच्छा काम किया, वक्त पे आए, सब अच्छे हैं, सबका बचपन से ख्वाब था एक दिन मैं बड़ा होके अच्छा अदाकार बनूंगा और मुल्क का नाम रोशन करूंगा, तो किसी ने तंग नहीं किया। ये प्रोडक्शन जो थी ना बहुत फैमिली स्मूथली गई है, बहुत अगर आप देखें जो हमारी एडी थी वो इनकी बेटी हैं, वो उन्होंने यही पढ़ा हुआ है मीडिया साइंसेस, और जो हमारा बच्चा जो क्लैप करता था वो इनका बेटा छोटा। अरे अच्छा, और जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो इनके साला साहब हैं, तो भाई कजन सब एक बड़ा फैमिली एनवायरनमेंट होता है हमारे साथ के ऊपर, तो बड़ा मजा आता है, ज्यादा फैमिली सीन था, समझने में आसानी होती है ना एक दूसरे को, जब आपके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व आपस में टीम में किसी की लड़ाई हमने नहीं देखी। ये करें खाना नहीं आया, और जो सब एक्टर्स हैं वो वैसे आपस में बहुत दोस्ती है, तो इसमें नहीं लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई का कोई सवाल नहीं। आदि भाई यार एक चीज़ मुझे बताएं, आपने मॉर्निंग शो में अपीयर हुए सारी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़नी जो साइड है वो सब ने आप महसूस कर चुके हैं, आप सबको आपने एंटरटेन किया है। मुझे बताएं अपनी स्टोरी, कहाँ से आपने शुरू किया? क्या कभी सोचा था कि यहाँ पे आके एंड अप करेंगे? मैं आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब हाँ ले आऊं? हाँ कभी आपने सोचा था आप हमारे सेट पे आएंगे? अरे भैया ये तो बहुत भारी कभी आपने सोचा था? मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं आपके सेट पे आऊंगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि आपके सेट पे नहीं आऊंगा। ऐसा कितनी अच्छी चाय पिलाई हमने आपको। एक और फुल टॉस पे छक्का मारा। मुझे पता था मैंने ये करना है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक पहले मैं शौकिया तौर एक्टर ने प्ले छोड़ दिया, वो इनको मिल गया। मैं बिल्कुल ये बताने लगा था, मैं कमर्शियल प्लेस नहीं करता था, मैं वो दूसरे प्लेस करता था। तो फिर एक प्ले आया जिसमें एक एक्टर थे बहुत बड़े, वो किसी वजह से कराची नहीं आ पाए, तो वो एक इमरजेंसी में जो है वो एक पता नहीं ऑडिशन हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और मैं रखा, और वो एक्टर थे यासिर हुसैन, और यासिर किसी वजह से आ नहीं पाए। उस प्ले में मेरा नाम भी यासिर था। अच्छा। और वो मैंने किया, फिर वहाँ से एक के बाद एक करते करते थिएटर किया। जब आखिरी 1.5 साल मैंने थिएटर किया तो उसमें मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि थिएटर का एंड यही होता है कि आप इससे पैसे लेके भाग जाते हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दुबई जॉब करने जा रहा था। उस प्ले के आखिरी दिन एयरवाई वाले आए हुए थे जो हेड्स हैं, उन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस देखी और मुझे हायर कर लिया। फिर मैं टीवी पे आ गया, फिर मैं टीवी करते आज यहाँ आ गए। यहाँ मतलब यहाँ तो लोकेशन पिन से आया, लेकिन हमारे सेट पे आ गए ना, हमारे सेट पे आ गए। आपने ना आने की ठानी नहीं इंशाल्लाह सेट पे आने की जर्नी। अच्छा, यही जो जर्नी वाला सवाल है यासिर आपसे, क्योंकि जैसे आप अभी हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे कि आपने यहाँ पर पहले हमारे इदारे में काम भी कर चुके, कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, हमारे सेट तक भी पहुँचना, और ज़िंदगी में इस मयार तक खास तौर पे प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इट्स गेटिंग बेटर, लेकिन वो जो एक मैग्नानिमस साइज है अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो इस लिमिटेड साइज में रहते हुए अच्छा प्रेजेंट करना ये कितना मुश्किल है? देखिए मेरे ख्याल में मेहनत तो सब करते हैं। आपके जो मेकअप में असिस्टेंट्स हैं, क्या वो कम मेहनत करते हैं? या ये कैमरामैन जो बैठे हैं यहाँ पे, या जो अभी हमें चाय दे के गए हैं, पूरा टाइम लगाते हैं, सुबह आते हैं रात को जाते हैं। हमने भी वही किया है पूरी ज़िंदगी। मेरे ख्याल में इसमें लक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कि एक्टर्स या जो टीवी पे दिखने वाले लोग हैं, या आप लोग हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं, वो ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं और उनको ज़रा ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। बाकी होता तो टीम वर्क ही है, ये शो अकेले कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लेकिन वो लोग सामने नहीं आते, ना उनकी कहानी सामने आती है। हम लोग सामने भी आते हैं, हमारी कहानी भी सामने आती है। ये एक बड़ी गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है, और ये इसी तरह चलता रहेगा और हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। आज भी मोहम्मद अली साहब या दिलीप कुमार साहब के बाल कौन बनाता था, या उनका कैमरामैन कौन था, या किसने उन्हें आइडिया दिया था कि इस पॉइंट पे ये कर लो, ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम ये ज़रूर कहते हैं यार वो क्या अच्छा डायलॉग बोला था दिलीप कुमार ने। तो हम ये नहीं याद रखेंगे कभी भी कि वो डायलॉग लिखा किसने था,
या उस वक्त कौन डायरेक्टर था जिसने कहा था कि ये कर लो। तो ये सामने रहने वाले लोगों की एक वो बात है कि उनको ज़्यादा पूछा जाता है और उनके बारे में ज़्यादा जाना जाता है, मगर होता मेरे ख्याल में सबने उतनी मेहनत की होती है। कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई मैंने ऐसा कोई तीर मार के नहीं आया कि मैं बताऊं कि यार मैंने बहुत मेहनत की है जो और किसी ने ना। जैसे वो हमें पड़ोस से सुनने को मिलता है ना कि मैं 10 रुपए लेके मुंबई की सड़कों पे घूम रहा था। नहीं, हमारे एक्टर्स हैं जिनके पास इस तरह की बहुत सारी कहानियां पे लेके आए थे और 5 रुपए लेके आए थे। अच्छा, वैसे ये है सच्ची होता है? नहीं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 रुपए लेके आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, मतलब कैमरे के पीछे वाले कई लोग हैं जो बगैर पैसों के आए थे। आप कितने लेकर आए? इस वक्त वॉलेट भी नहीं है मेरे पास। वॉलेट भी नहीं है। अरे यार फिर मांगेगा मुझसे। वॉलेट में नहीं आ रहे। अच्छा, वो भी कह भी रहे थे ना चेक वाली बात के भैया चेक दे दो। ये इस लड़के का ये पक्का टीवी का एक्टर है, ये एक मिनट में हर एक से चेक मांगता है। सही है ना। और कई लोग ऐसे परेशान घूम रहे हैं कि यार आदि हमसे चेक मांग रहा है, हमने इसका काम भी नहीं किया। अच्छा आतिफ भाई, व्हाट्स इन द पाइपलाइन नाउ? अगले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं? एक और हॉरर? एक और नहीं, इसी को उल्टा करके चला देंगे। ये हॉरर कॉमेडी है, कॉमेडी हॉरर कर देंगे। नहीं कुछ है चीज़ें, एक जज्बाती फिल्म है 3 ख़वातीन की, एक वो लिखी हुई है। और अभी जो पैंडेमिक आया था तो घर पे ही थे, तो उसमें 2-3 मैंने आइडिया भी डेवलप किए हैं, तो उसको जरा और उसको बार बार रीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस फिल्म के बाद फिर उस पर प्ले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा कि हमारे मुल्क में कितना ज़रूरी है कि नया जो टैलेंट है वो उसका शिकवा ये होता है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम टिकटॉक पे अपनी अदाकारी दिखा रहे होते हैं, या अच्छा हमने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हमेशा नए लोगों का जो काम करना पसंद करता हूँ। मेरी इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक जो गाने बनाए, बिल्कुल नया बच्चा है वो, एक आर्टिसन, उसने उसको बड़ा मौका मिला, उसने अपना दिखाया काम। जैसे गाने आप जो अभी रिलीज़ होने वाले होंगे, देखेंगे आप, सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अभी सुनते हैं आदि सी मेजर, तो इनके गाने के साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। थाम के बैठिए और जो कुछ आपके पास है वो सब थाम लें, क्योंकि अब हमारे बीच एक बहुत ही मशहूर कुन आवाज बोल हैं आतिफ के, और आवाज है आदि की। शुरू हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मैं जैसे ही शुरू होगा आप काट के ब्रेक पे चले। नहीं, हम आपका गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, ये बात है, ये बात है। मेरा बनता भी यही है वैसे। प्लीज जैसे 3, 2, 1 क्यू। चलेगा ब्रेक पे? हाँ, बिल्कुल। नहीं मुझे, मैं नहीं गाना चाहता क्योंकि फिल्म का सीक्रेट है। मेरे ख्याल आतिफ भाई से सुनते। नहीं, मुझे आतिफ भाई से आप नहीं, मुझे गाना आता ही नहीं है। मैंने कब सुनाया गाना आपको? नहीं, एक बार डांस जरूर किया था दोनों ने। डांसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और माइकल जैक्सन एक जमाने करते थे, ब्रेक डांस करता था, तो वो लेकिन उस दिन हमने किया था बैठ मिल के, तो गाना नहीं आता, गाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिल्म के गाने सारे मैंने गाए हैं। फिल्म के गाने, मगर डांस जो है फिल्म में वो वकार ने और आदि ने बहुत हम अच्छा आदि ने तो खत्म, डांस में खत्म हो गया। लेकिन कुछ और गाना कुछ और गा दे फिल्म से हटके। हाँ, फिल्म से, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिवील हो जाए ना। नहीं, बिल्कुल भी। गाने वैसे हमने छुपाए हैं, फिल्म में नहीं डाले। ठीक है। क्या कोई फरमाइश अगर आप लोग की हो जो आप खराब करना चाहते हो तो जो आप गाना आइंदा ना सुनना चाहें। अच्छा, मैं करता हूं, रंजिश ही सही है। फिर तो फिर मसला क्या है? सही है। दिल ही दुखाने के लिए आप। नहीं, मैं एक्चुअली सुबह नहीं गाता, इसलिए मैं थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ। नाइट सिंगर अभी मेरा वो गर्म नहीं हुआ है, वो इनके लोहा वोकल कॉर्ड्स डीजल पहन के वो 3 मिनट पहले स्टार्ट करके चले। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका, आपका भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एन एविड मूवी वॉचर, तो मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको भी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और हमारे साथ कास्ट मौजूद थी पूरी, पीछे तो देखो की, तो आप सारा भी मौजूद सारा थी ना, तो उनका भी शुक्रिया कर दिया हमने। आपका भी शुक्रिया। उनका भी शुक्रिया हमने अदा किया है, क्योंकि वो बड़ी बहन है और उनके साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वो वकील भी हैं। और बड़ी बहन भी है, बहनों से बहुत डर लगता है। वकील भी हैं, और जब वो आई थी इस फिल्म में तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, क्योंकि पहली फिल्म थी। वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल, और मैंने तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उन्होंने माशाल्लाह पंजाब में 2 पार्लर भी खोल लिए हैं। तो अगर आईब्रोज आपको बनवानी हो कभी तो नहीं, मुझे इधर बस मैं पंजाब जाऊंगी ना तो मैं सारा जरूर आपसे राब्ता करूंगी। मेरे का टाइम हो गया था, उनकी जेब से मलाई भी बाहर आ गई। चलिए जी, बेहद शुक्रिया और अगेन बेस्ट ऑफ लक। तो ब्रेक लेते हैं जल्दी से, एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ।
चाय बना लो, दूध पड़ी है। वेलकम बैक। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने किया है कारनामा। पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट व्हीकल तैयार कर ली है और बगैर ड्राइवर के सामान की तरसील अब होगी। सनती नुमाइश में स्मार्ट लोडर की नुमाइश हुई तो शुरका ने से खूब सराहा। क्या क्या कमेंट्स थे, ये रिजवान अकरम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। हम किसी से कम नहीं, ये साबित किया है मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने। बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। सेल्फ ड्राइव लोडर का सनती नुमाइश में अमली मुजाहिरा किया गया। प्रोजेक्ट के सरबराह कहते हैं गाड़ी तैयार करने में 4 बरस लगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था जो हमें दिया गया था 14.5 मिलियन का, कि हमने पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट व्हीकल बनानी है, जिसका मकसद ये था कि ये इंडस्ट्री के लिए सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा सके विदाउट ह्यूमन ड्राइवर। अब ये इसकी जो टोटल लागत है वो है हमारे पास 1.3 मिलियन और इसकी जो ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है वो आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्च की गई है। ओवरऑल पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान में सेल्फ लोडर मशीन पहली बार तैयार की गई है। इसे सेंसर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सनती नुमाइश में रखे गए मॉडल्स और तलबा के आइडियाज को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर और एक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल रियाज साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। Thank you very much. First of all, I have to say thanks to Sama that they have given us chance to explain the technology. अल्लाह के फजल से 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी बनाने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे कि टेस्ला है, एप्पल है और माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी में काम करें। तो 4 years ago हमें ये प्रोजेक्ट मिला 14.5 मिलियन का और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग लॉजिस्टिक व्हीकल तैयार की है जो कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4 में इस्तेमाल होगी। इसका जो मेन पर्पज़ है कि ये 350 किलो तक का वज़न उठा सकती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये आपके विद इन सी पैक और आपके जो वेयर हाउसेज हैं, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो लास्ट माइल सॉल्यूशंस हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा रियाज साहब, स्मार्ट लोडर की तैयारी कब शुरू होगी? सालाना ऐसी कितनी व्हीकल तैयार की जा सकेंगी? जी अभी हम जो नेक्स्ट फेज़ में काम करें इंशाल्लाह ताला हम इसको 15 से 20 जो है वो लॉजिस्टिक व्हीकल्स पर ईयर हम तैयार कर सकते हैं। हमने इसके लिए फर्दर जो है वो फंडिंग जो है वो अप्लाई भी की हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम उम्मीद रखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो उस तरफ स्पेशली तवज्जो देंगे और हम चाह रहे हैं कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं यहाँ पे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि हम फर्दर फ्यूचर में यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट बहुत कम पाए जाते हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो ये हम 15 से 20 जगहों पर ईयर हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारा सनती शोबा है और जो ज़राअत के शोबे से इस आपके प्रोजेक्ट से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसको एज ऑटोनमस ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों के बीच में और विदाउट एनी, यानी कि अगर आपका एक प्रॉब्लम है वहाँ पे वेदर जो है वो बड़ा सीवियर किस्म का है और आप चाह रहे हैं कि आपके जो है वो वहाँ पर फसलों को काश्त किया जाए तो ये एज ऑटोनमस ट्रैक्टर इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि फसलों को एक जगह से दूसरे तक ले जा सके फील्ड्स के अंदर तो ये एज अ लोडर इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री सनती शोबे में चाहते हैं कि सप्लाई चेन तक वेयर हाउसेज का सामान तेजी से पहुँचाया जाए, क्योंकि लेबर जो है वो पूरी वर्ल्ड में शॉर्टेज हो रही है, जैसे स्पेसिफिकली जापान के अंदर, और वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि उनको लेबर दी जाए, तो हम उसकी जगह उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑटोनमस टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाने के लिए। ठीक है, लास्ट में क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें कि लागत कितनी आएगी? जी ओवरऑल 1.3 मिलियन की ये एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है वो तैयार हो जाती है
और हम इसकी कास्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हम टेस्ला से बेटर जो है वो टेक्नोलॉजी में तो अभी हम कोशिश करें और बेटर हों, लेकिन जो उससे हम कास्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दिया वो उससे हम बहुत अच्छे हैं। टेस्ला जो है वो बहुत एक्सपेंसिव किस्म की जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो हमारी जो कार लैब है जो कि नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के साथ मिलकर काम कर रही है, इसने एक चीप जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, और ये अगर बल्क में बनती है तो लागत में कमी हो सकती है? जी एग्जैक्टली, हम इसमें 1.3 मिलियन में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया फैसल, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और तरक्की की जितनी जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहते हैं ना, उतना ही फ़ख्र आप खुद पे महसूस करते हैं। बेहद शुक्रिया सर गुफ्तगू करने के लिए। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँच गया। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी खबरें होंगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और कल तक का इंतज़ार करना है। अल्लाह हाफ़िज़।